नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 17, जिसका नाम है सांस सांस में बांस। जो हमारा ये चैप्टर है सांस सांस में बांस, हमने अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था अपने चैप्टर को। और हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर जानी बांस के बारे में, यानी कि बहुत सारी बातें हमने जानी कि ज्यादातर बांस कहाँ उगता है और बांस के क्या क्या उपयोग हैं। और देखिए, हमने यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जानी बांस के बारे में, हमने वो जाना कि किस तरह से बांस हमारे जन्म से लेकर, यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको जो आपका उत्तर पूर्वी जो आपका के जो आपके राज्य है वहां पर, क्योंकि बांस बहुतायत होता है तो वहां पर बांस के ही बच्चों के लिए झूले भी बनाए जाते हैं। और बहुत ज्यादा आप देखेंगे देश भर में, देश के अलग अलग जगहों पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से जन्म से लेकर, जब यहाँ पर बताया है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तब भी उसको बांस की काठी पर ही लिटाया जाता है। तो कितना ज्यादा उपयोगी है हर चीज में बांस के। हमने यहाँ पर काफी सारे उपयोग पढ़े, काफी सारे महत्वपूर्ण बांस के बारे में जानकारियां हमने यहाँ पर देखी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम अपने आगे के चैप्टर को, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक जादूगर थे, तो यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था, एक जादूगर थे जिनका नाम था चंगकी चंगलन बा। चंगकी चंगलन बा, ठीक है। तो उन्होंने अपने जीवन में लोगों को बहुत सारे करतब दिखाए थे। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नहीं पढ़ा है वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि काफी सारे प्रश्न भी इससे बन रहे हैं, कॉमन प्रश्न, ठीक है। तो उन्होंने जो चंगकी चंगलन बा थे, उन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि वो एक जादूगर थे और जादूगर का काम होता है लोगों को करतब दिखाना, तो उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े बड़े करतब दिखाए थे, लोगों को बहुत सारे करतब दिखाए थे। और जब वो मरने को हुए, यानी कि उन्होंने जीवन भर, क्योंकि वो जादूगर थे, उन्होंने करतब दिखाए, लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, वो मरने वाले थे, तो मरते हुए उन्होंने लोगों को बताया कि जब आप मुझे दफनाएंगे, यानी कि मेरे जहां मुझे जिस दिन मुझे आप दफनाओगे, मुझे दफनाने के छठे दिन मेरी कब्र को तुम फिर से खोदना। मेरी कब्र को तुम जब वहां पर फिर से खोदोगे तो फिर तुम्हें वहां पर कुछ नया सा मिलेगा। तो यहाँ पर लोगों ने ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने कहा था ऐसा करने के लिए। तो जब लोगों ने उनकी कब्र को खोदा, तो वहां पर बांस से बने हुए ढेर सारे अलग अलग डिजाइन के, जो बांस की जो टोकरियां थी उनके बहुत सारे डिजाइन मिले। और वहीं से लोगों ने फिर उन डिजाइन्स को कॉपी किया, फिर अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई, फिर बहुत अलग अलग तरह के और डिजाइन बनाए, फिर जरूरत के हिसाब से फिर चीजें बनाई। तो इस तरह से आज हमारे समाज में हमारे एक तरह से जो यूज का सामान है उसमें आप देखेंगे लगभग बहुत सारी चीजें जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि आप भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारी कलात्मक चीजें बांस से बनाई जाती हैं, यानी कि बांस की हैट भी बनती है, बांस की टोकरी भी बनती है, बांस से आपका एक तरह से खिलौने भी बनते हैं, साज सज्जा का सामान भी बनता है और फर्नीचर भी बनाया जाता है। तो बहुत सारी बातें बांस के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ी थी। तो इस तरह से यहाँ पर बताया कि वैसे तो बांस जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुतायत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में
तो ध्यान रखिएगा, भारत के जितने भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वहां पर, खास तौर पर नागालैंड में बहुत ज्यादा बांस जो है होता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपसे प्रश्न करूंगी कि कहां पर बांस बहुतायत प्राप्त होता है, कौन से जगहों पर। ठीक है, जितने भी उत्तर पूर्वी 7 राज्य हैं बांस बहुत उगता है और इसीलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। यानी कि क्योंकि वहां पर बांस बहुताय होता है तो वहां पर बांस की चीजें बनाने का चलन भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत मेन चीज बताई कि उस जगह के उत्तर पूर्वी जो एक तरह से राज्य है, वहां के जितने भी समुदाय हैं उन समुदायों के भरण पोषण में बांस का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि एक तरह से उनके जीवन के लिए बांस बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा महत्व उनके जीवन में बांस रखता है। एक तरह से उनका जो भरण पोषण है वो बांस से ही होता है, उसी पर टिका रहता है। कैसे? अब देखिए, मैंने आगे यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर बताई थी कि लेखक जो है उन्होंने यहाँ पर बांस से अपने रिश्ते की बात बताई थी कि किस तरह का रिश्ता है। तो उन्होंने कहा कि बांस का ये झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। अब देखिए, हमने क्या कहा कि कई समुदायों के भरण पोषण का काम करता है ये। तो बांस का एक झुरमुट यानी कि एक जो पेड़ है वो मुझे अमीर बना देता है। क्यों अमीर बना देता है? देखिए, क्योंकि इंसान की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं ज्यादातर वो बन सकती हैं बांस से। आप देख सकते हैं, जैसे सबसे बड़ी जरूरत अपना घर। तो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने? इससे मैं अपना घर बना सकता हूं। सबसे जरूरी बात, बांस से अपने रिश्ते की बात उन्होंने जो बताई, तो उन्होंने कहा बांस का ये झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। यानी कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी इतनी चीजें तो लगभग होती ही है। यानी कि इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ, इससे मैं बर्तन बना सकता हूँ, इससे मैं औजारों का इस्तेमाल करता हूँ, और सूखे बांस, जो सूखा हुआ बांस होता है उससे मैं ईंधन की तरह, ईंधन यानी कि जो जलाने के वाली लकड़ी होती है जिसको जलाने के लिए यूज किया जाता है, उसको ईंधन उपयोगी लकड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो जो सूखा बांस होता है उसका यूज ईंधन के लिए किया जा सकता है। बांस का कोयला भी बनाया जा सकता है। यानी कि जब उपलब्धता है तो उस टाइम पे ढेर सारा बांस जलाओ, उसके कोयले बनाओ, और उसके बाद जब उपलब्धता नहीं है तब उनके कोयले जलाओ। यानी कि आपके उपलब्धता होते वक्त भी और नहीं होते वक्त भी काम आ सकता है बांस ईंधन के। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें। उसके बाद उन्होंने कहा मैं बांस का अचार खाता हूँ। यानी कि मैं बांस का अचार भी खाता हूँ क्योंकि बांस से अचार भी बनाया जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। जो बांस का पालना होता है, बांस से बनाया हुआ जो पालना होता है, उसमें मेरा बचपन गुजरा। और फिर कहते हैं कि पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए ही पाई थी। जो एक तरह से जो डोली बनाई जाती है, जो एक तरह से विदाई के लिए जो दुल्हन की डोली बनाई जाती है वो भी बांस से बनाई जाती है। तो वो कहते हैं कि पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी से ही पाई थी। और कहते हैं फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया गया। यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई तो अंत में उनको बांस पर ही लिटाकर मरघट तक यानी कि शमशान तक ले जाया जाएगा, ये उन्होंने बताया। तो इस तरह से पूरा अब आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि किस तरह का महत्व बांस का है। और फिर देखिए उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई कि बांस जो है, बांस की बुनाई का जो रिश्ता है वो उस दौर से है जब इंसान ने भोजन इकट्ठा करना सीखा था। यानी कि जब वो एक तरह से पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, उसने अपने लिए घर बहुत अच्छे प्रॉपर नहीं बनाए थे, या वो एक बहुत अच्छे समाज में नहीं रहता था, या बहुत ज्यादा कहें तो वो विकसित नहीं था।
तो जब वो उस टाइम पे अपने लिए भोजन इकट्ठा करता था तो बांस की बुनाई का ये दौर उस समय से चला आ रहा है, क्योंकि वो भोजन इकट्ठा करने के लिए एक डलिया नुमा चीजें उसने बनाई होंगी। भले ही उसने उसको वो प्रॉपर शेप नहीं दिया होगा जो अब हम उसको दे सकते हैं, तो उसने कम से कम चीजें जोड़कर, यानी कि बांस के जो हमने यहाँ पर बताई थी खपच्चियां जो है, उन्हें जोड़ जोड़कर एक डलिया नुमा संरचना जरूर बनाई होगी। तो यहाँ पर क्योंकि वो कहते हैं कि क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट के तरीके हाथ लगे हो, तरकीब हाथ लगी हो, कि क्या पता उसने बया जैसी कोई चिड़िया का घोंसला देखा होगा और वहीं से उसने ये बुनावट की जो तरकीब है वो सीखी होगी। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था लास्ट सेशन में कि मनुष्य ने आग जलाना कैसे सीखा था। आग जलाना भी तो उसने धोखे से ही सीखा था, क्योंकि कोई भी चीज इंसान जब करता रहता है, काम करता रहता है, तब वो सीखता है। अब यहाँ पर मनुष्य उस टाइम पे पत्थर को तोड़ तोड़ कर नुकीला बनाता था, जिससे कि वो जानवरों पर फेंक सके, यानी कि जो जंगली जानवर है उन पर फेंक सके, उनका शिकार कर सके। तो इसी तरह से वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराकर तोड़ रहा था, तभी उसमें एक चिंगारी उत्पन्न हुई और आसपास थोड़ा सा जो सूखी पत्ते थे वो जल गए, और इसी तरह से उसने आग जलाना सीखा। तो इस तरह बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खरपच्चियों से ढेर सारी चीजें बनती हैं। देखिए अभी तक हमने यहाँ पर जो चीजें बताई हैं, उसके अलावा भी जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया, जैसे चटाइयां, बांस की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल, खिलौने, ये सारी चीजें बनाई जा सकती है। और देखिए यहाँ पर असम में एक जाल होता है जिसको जकाई कहा जाता है, उससे मछली पकड़ते हैं असम में। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी बांस से ही बनाया जाता है, जिसको जकाई कहते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसको पानी में रख दिया जाता है। जब छोटी मछलियां पकड़नी होती हैं तो इसको पानी में रख दिया जाता है, और या फिर पानी में चलते हुए इसको धीरे 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 आगे बढ़ाया जाता है। तो इसकी भी मैंने आपको पूरी एक तरह से बात यहाँ पर क्लियर कर दी थी। इस तरह का ये जकाई होता है, आप देख सकते हैं ये बांस की खरपच्चियां यहाँ पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बांस की खरपच्चियां लगी हुई है। आगे से आप देख सकते हैं शंकु के आकार का होता है और इधर से खुला हुआ होता है, इधर से खुला हुआ होता है। और जब सारी जो मछलियां हैं, हल्का सा खुला हुआ होता है और सारी मछलियां इसके अंदर जब जाती रहती है, तो बाद में जब वो भर जाता है या कुछ मछलियां उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है, तो उसको पानी से निकाल लिया जाता है। और पानी उन खरपच्चियों के बीच जो हल्का सा गैप होता है उससे सारा पानी निकल जाता है और केवल उसमें मछलियां ही बच जाती है। और फिर यहाँ से इस रस्सी को, जो ये रस्सी यहाँ पर लगी हुई है, इस रस्सी को खोल दिया जाता है और यहाँ से इसका मुंह जो है आगे से खुल जाता है और सारी मछलियां हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं और इस तरह से असम में मछली पकड़ने का काम किया जाता है। और टोपियों के बारे में भी यहाँ पर बताया था कि असम के चाय बागानों में जो बांस की खरपच्चियों से बनी तरह तरह की जो टोपियां हैं, सुंदर सुंदर टोपियां हैं, उनको पहनकर वहां की जो महिलाएं हैं वो चाय बागानों में चाय बीनती हैं, चाय निकालती हैं, चाय की पत्तियां इकट्ठी करती हैं और उनकी पीठ पर टंगी जो टोकरी होती है जिस पर वो चाय की पत्तियां इकट्ठी करती है, उसे देखना भी ना भूलें, क्योंकि वो भी बांस की ही बनी होती है। तो आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड में भी जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं, हमारे उत्तराखंड में भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी महिलाएं इसी तरह की टोकरियों को लेकर खेतों में जाती हैं, जंगल जाती हैं, वहां से लकड़ियां, घास,
वो सारी चीजें लेकर आती हैं। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जितने भी बच्चे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि आज भी उन टोकरियों का उपयोग किया जाता है, उन टोकरियों का यूज किया जाता है, जिनके घर पर भी गाय भैंस होती है या काम करते हैं, क्योंकि लकड़ी लाने के लिए हो या खेत से घास लाने के लिए हो या खेत से सामान लाने के लिए हो या बाजार से कोई भारी सामान लाने के लिए हो, तो उन टोकरियों को लगाया जाता है पीठ पर। तो इस तरह की टोकरियां आपने जरूर देखी होंगी। और यहाँ पर देखिए, हमने एक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी कि बांस को इकट्ठा करने का जो सही समय होता है, क्योंकि जुलाई से अक्टूबर तक घनघोर बारिश का महीना होता है, वर्षा ऋतु होती है, और इस समय लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त होता है, और ऐसे में वो अपने आसपास के जंगलों में जाते हैं, बांस इकट्ठा करते हैं। और एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि वो आमतौर पर 1 से 3 साल तक की उम्र वाले बांस को ही काटते हैं, क्योंकि वो बांस कच्चा होता है। बूढ़े बांस सख्त हो जाते हैं, यानी कि इससे ज्यादा उम्र के 4, 5, 6, 7 साल वाले जो बांस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। और अगर उनको इस तरह से उनकी अगर खरपच्चियां निकाली जाए, उनको अगर काटा जाए, तो वो टूट जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं, ये मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में। और खपच्चियों की लंबाई जो है पहले से तय कर ली जाती है। कैसे पहले से तय कर ली जाती है? यानी कि अगर आपको चटाई बनानी है, अगर आपको पायदान बनाना है, अगर आपको टोपी बनानी है, तो उसके लिए आप छोटी लंबाई वाला खपच्ची लेंगे। यानी कि कई बार तो केवल जो एक गांठ होती है उसी से काम चल जाता है। और उसके बाद अगर आपको चटाइयां बनानी है, पर्दे बनाने हैं, टोकरियां बनानी है, बाकी चीजें बनानी है, तो उसके लिए फिर लंबे एक तरह से खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। और सबसे मेन बात यहाँ पर पड़ी थी कि जो खपच्चियां होती हैं, उनकी सबसे जो मेन बात होती है उनको काटने की, उसके लिए भी देखिए ये बहुत ज्यादा कलाकारी वाला काम होता है, क्योंकि इनकी जो मोटाई होती है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको चीरना, इनको एक तरह से खपच्चियों को चीरना भी एक उस्तादी का काम है। यानी कि हर कोई नहीं कर सकता। जो जो इस चीज की नॉलेज रखता है, जो इस चीज का काम लगातार करता हुआ आ रहा है, वही उसको बहुत अच्छे से करता है, कर पाता है। अर्थात इसको इसमें उस्ताद बनने के लिए, इसका हुनर पाने के लिए काफी समय लगता है। कोई भी बहुत जल्दी इसको नहीं सीख पाता है। हमको लगेगा कि ये तो बहुत आसान चीज है, लेकिन क्योंकि कितनी उसकी मोटाई रखनी है, कितनी उसकी चौड़ाई रखनी है, कैसे उसको प्रॉपर तरीके से काटना है कि वो बराबर शेप में कटे, तो इसके लिए भी काफी उस्तादी चाहिए होती है। और देखिए, यहाँ पर हमने बताया था कि टोकरियां बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना भी बनाना पड़ता है, तो उसके लिए दाव काम आता है। क्या काम आता है? दाव। ये भी आपको आसाम, नागालैंड, यानी कि उत्तर पूर्वी जितने भी आपके राज्य हैं वहां पर मिलता है। और ये कैसा होता है? ये मैं आपको बताया, ये चांदनुमा होता है, यानी कि आगे से काफी नुकीला, तीखा, चांदनुमा एक तलवार टाइप का होता है, लेकिन उसका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है। आगे से वो चांद तरह का होता है और पीछे से लकड़ी का उसका हैंडल होता है। और एक बाएं हाथ में आपकी खपच्ची होती है और दाएं हाथ में दाऊ होता है, और उसी से उसको काट काट कर उस पर काम किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें पढ़ी थी इस चैप्टर के बारे में, और इसको हमने एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बांस जो है हमारे जीवन में लगभग हर जगह काम आता है। और देखिए किस तरह से उसकी बुनाई की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक महिला और एक पुरुष मिलकर बांस की टोकरियां बनाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टोकरी जो है वो आधी बनी हुई है, ये बिल्कुल चटाई का शेप हमें लग रहा है। एक टोकरी यहाँ पर पहले से बनी हुई है, इसको आप हैट कह सकते हैं, ये टोपी हो सकती है। तो इस तरह से
देखिए कैसे उसकी बुनाई की जाती है, कैसे वो व्यक्ति यहाँ पर एक तरह से बुनाई कर रहा है और वो महिला किस तरह से इनकी बुनाई कर रही है। यानी कि पहले इस तरह से उनको एक सटीक लंबाई चौड़ाई में लगाया जाता है और फिर उसके बाद इधर से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उनको इस तरह से फंसाया जाता है आपस में। ठीक है, और इसी तरह से टोकरियों का निर्माण भी होता है। देखिए कुछ इस तरह की ही संरचना यहाँ पर बन रही है। तो इसी तरह से बहुत अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के फर्नीचर बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के साज सज्जा के सामान बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के बर्तन बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह की अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा था लास्ट में, यहाँ पर कि दांव में धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है। यानी खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दांव दाएं हाथ में होता है, और दांव का धारदार सिरा, जो दांव होता है जैसे इस तरह से वो लकड़ी के हैंडल पर पकड़ा होता है और इस तरह चांद सी उसकी आकृति होती है और इस तरफ का सिरा धारदार होता है। तो दांव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, यानी कि खपच्ची को इस तरह से दबाए रहता है, इस तरह से छिलने का काम उससे किया जाता है। ठीक है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। जो तर्जनी होती है वो दाव के नीचे एकदम नीचे होती है और इस स्थिति में बाएं हाथ से खरपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है। यानी कि ये जो उंगली होती है तर्जनी, ये बिल्कुल इस तरह से नीचे होती है और इससे दाव को दबाया जाता है और इस तरह से उसको छिलने का काम किया जाता है। किसको? खरपच्चियों को। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। यानी कि इस तरह से उसको घिसा जाता है, इस तरह से उसको काटा जाता है। ठीक है, जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। देखिए खपच्चियों को चिकना क्यों बनाया जाता है? टोकरियां बनाने के लिए, कैप बनाने के लिए खपच्चियों को चिकना बनाया जाता है। ठीक है, तो जब तक खपच्ची पूरी तरह से चिकनी नहीं हो जाती, सॉफ्ट नहीं हो जाती, तब तक यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। कलर आपने देखा होगा, कलरफुल भी आपको बांस के तरह तरह के जो है चीज, तरह तरह की सामग्रियां आपको मिल जाएंगी। तो उसके बाद होती है इसकी रंगाई और इसकी रंगाई के लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बहुत सारे कलर्स का इसमें यूज नहीं किया जाता, नेचुरल कलर्स यानी कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो जैसे गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रख दिया जाता है। अगर उसको ब्लैक कलर देना है, अगर उसको काला रंग देना है, तो उसको आम की, जो आम का वृक्ष होता है उसकी छाल में कुछ दिन तक लपेट कर जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। इससे उसमें काला रंग आ जाता है। यानी कि सारे नेचुरल कलर्स, प्राकृतिक रंगों से उसे रंगा जाता है। किसको? बांस को। अब बुनाई की बात आती है, तो बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे और कोई बुनाई। तो बांस की बुनाई भी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसी बाकी बुनाइयां होती है। यानी कि जैसे कपड़े की बुनाई होती है, बिल्कुल वैसे ही बांस की बुनाई भी होती है। ठीक है, क्योंकि जो पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है, आड़ा और तिरछा, इस तरह से पहले आड़ा रखा फिर तिरछा रखा, इस तरह से रखा जाता है। ठीक है, कैसे बुनाई होती है? बिल्कुल सामान्य तरीके से होती है, जिस तरह से बाकी अन्य बुनाइयां होती हैं बिल्कुल उसी तरह से ये बुनाई भी होती है। आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर किया जाता है। कहते हैं ना ताना बाना,
ताना बाना। तो फिर क्या किया जाता है, बाने को इस तरह से, तो फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। यानी कि पहले ऐसे ऊपर से डालते हैं, फिर इधर नीचे से निकालते हैं, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, पहले ऊपर से, फिर नीचे से। तो इस तरह से उसको आपस में बुन दिया जाता है। ठीक है ना। तो बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से इसकी बुनाई होती है। और फिर यहाँ पर इसके चेक का डिजाइन बनता है। इससे बिल्कुल इस तरह से चेक चेक का डिजाइन बनता है। आप देख सकते हैं इससे बॉक्सेस बन रहे हैं, यहाँ पर चेक चेक के डिजाइन बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से बांस को आपस में क्या किया जाता है, बुना जाता है। ठीक है। इससे चेक का डिजाइन बनता है पलंग की निवार की बुनाई की तरह। पलंग आप सभी ने देखी होगी, जो निवार वाली पलंग होती है, यानी कि जो रस्सी वाली पलंग होती है। आजकल तो सभी के घरों में बेड्स हैं, और या फिर तख्त वाली जो एक तरह से बेड होते हैं वो है, या प्लाई वाले बेड है। लेकिन पहले के टाइम में निवार वाली पलंगे भी आपने देखी होगी, यानी कि चारों तरफ जो है लोहे का आपका बाउंड्री होता है, और उसको फिर ऐसे बुना जाता है। बिल्कुल आपस में इस तरह से उसमें एक निवार होता है, एक तरह से एक चौड़ी पट्टी होती है जिससे उसको बुना जाता है। तो बिल्कुल उसी निवार वाली पलंग की तरह उसे बुना जाता है। टुइल बुनना, टुइल बुनना हरेक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। जब टुइल बुनना हो तो हरेक बाना, अब देखिए जो ऊपर वाला है उसको ताना कहेंगे, और जो आपका जो आड़ा जा रहा है उसको ताना कहेंगे, जो तिरछा जा रहा है उसको बाना कहेंगे। ठीक है। जो इस तरह से आड़ी लाइनें हैं सीधी सीधी उसको ताना, और जो ऐसे तिरछा जा रहा है उसको बाना। तो जब टुइल बुनना होता है तो टुइल बुनने के लिए हर एक ताना बाना, जो हर एक बाना होता है वो क्या किया जाता है, 3 तानों के ऊपर से, यानी कि 3 ताने हैं, इस तरह से 3 लाइनें हैं, और उन 3 लाइनों के ऊपर से फिर 3 लाइनों के नीचे से, फिर 3 लाइनों के ऊपर से, फिर 3 लाइनों के नीचे से, इस तरह से निकाला जाता है। और इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। यानी कि इस बुनाई से ही कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर, जो टोकरी होती है उसके सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है, या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है, और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो, चाहो तो घर में काम ले लो। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में काफी सारी चीजें बांस के बारे में पढ़ी और सीखा कि किस तरह से बांस से टोकरी बनाई जाती है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। सभी को समझ में आया चैप्टर? हैंड रेज करेंगे। पाठ समझ में आया सभी को? पाठ समझ में आया सभी को? हाथ खड़ा करेंगे इस तरह से। जीआईसी पठालागढ़, यस, पाठ समझ में आया बच्चे आप सभी को? तो देखिए इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पाठ हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और पाठ के जो लेखक हैं वो है एलेक्स एम जॉर्ज। पाठ के लेखक है एलेक्स एम जॉर्ज, और पाठ का अनुवाद किया गया था शशि सबलोक जी द्वारा। तो इस तरह से पाठ पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक बार फटाफट हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है, और बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? बांस को बूढ़ा कब कहा जाता है, और बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? बहुत ही ज्यादा सरल है अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो। बांस को बूढ़ा तब कहा जाता है जब वो 3 साल से ऊपर का हो जाता है। ठीक है। और उसमें ये विशेषता होती है कि वो बहुत जल्दी टूट जाता है, और उसका यूज हम ईंधन के लिए कर सकते हैं, और ये विशेषता युवा बांस में नहीं पाई जाती। यानी कि युवा बांस जो है वो बिल्कुल कच्चा होता है, और उससे ही खपच्चियां तैयार करके काफी सारी चीजें बनाई जाती हैं।
अगला प्रश्न है, बांस से बनाई जाने वाली चीजें तुम्हें सबसे आश्चर्यजनक कौन सी लगी? यानी कि अभी तक हमने इस पूरे पाठ में बांस के बारे में ही पढ़ा, बांस से बनी हुई चीजों के बारे में ही पढ़ा। तो इस पाठ में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक क्या लगा कि अरे बांस से ये भी बनाया जा सकता है, और क्यों? ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे बांस के अचार का जो अचार बनने वाली जो बात है वो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगी कि बांस से अचार भी बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें जो है वो तो अगर एक चीज अगर बन सकती है तो बाकी चीजें भी बन सकती है, लेकिन अचार कैसे बनता है ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। अगला है, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब शामिल हुई होगी? तो हमने यहाँ पर कहा कि बांस की बुनाई मानव के इतिहास में शायद काफी समय पहले से ही स्टार्ट हो गई होगी, जब वो एक तरह से प्रॉपर समुदाय के रूप में नहीं रहता था, वो जंगलों में रहता था। यानी कि उसने शुरुआत ही की थी अपने विकास की। तो वो जब अपने लिए भोजन इकट्ठा करता होगा तो शायद उस तरह की टोकरियां वो बना लेता होगा। अगला, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। तो अब ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी अभी रिवाइज भी यहाँ पर किया है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बांस बहुतायत पाया जाता है। तो आपका एटलस जो है, यानी कि जो आपका ग्लोब है, आप उसमें देख सकते हैं कि कहां पर ये चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी आगे यहाँ पर निबंध में आगे दिए गए एक तरह से प्रश्न है वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और बांस के उपयोग भी अब हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।